हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की जो वीडियो श्रृंखला स्टार्ट करी थी, ये इसका लेक्चर नंबर 11वां है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इससे पहले हम लोगों ने 10 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आप लोग जो इन्होंने नहीं देखा है उनको देख लीजिएगा और उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों को ट्यूशन नहीं कर पाते हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो लेक्चर नंबर का 10 का जो वीडियो था, इसमें हम लोगों ने रतनपुर के कलचुरी के 3 शासक पढ़ चुके थे। अब ये श्रृंखला में ये जो 11वें नंबर का जो लेक्चर है, इसमें हम लोग आगे के कलचुरी वंश के कौन कौन के शासक आए थे इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है वीडियो है, ये फुल्ली डिटेल वीडियो है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आपको डाउट है, क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, ठीक है। चाहे वो प्री का क्वेश्चन रहे, चाहे वो मेंस का क्वेश्चन रहे, बस आप लोग इतना पढ़ लीजिए। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि पूरा वीडियो जो बनाया जा रहा है पूरा एनालिसिस करने के बाद ही बनाया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने रतनपुर के कलचुरी वंश को पढ़ना स्टार्ट किया था। तो आप लोगों को बता दो, जो रतनपुर के जो कलचुरी वंश का जो शासनकाल था वो 1000 ईस्वी से लेके 1741 ईस्वी तक था, ठीक है। और इसके जो प्रमुख शासक थे, पहले शासक कलिंग राज थे, दूसरे शासक कमल राज थे, तीसरे शासक रत्नदेव प्रथम थे, चौथे पृथ्वीदेव प्रथम थे, पांचवें जाजलदेव प्रथम थे, छठवें रत्नदेव द्वितीय थे, फिर उसके बाद पृथ्वीदेव द्वितीय आए, फिर जाजलदेव द्वितीय आए, फिर जगतदेव, फिर रत्नदेव तृतीय, फिर प्रतापमल, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 शासक को पढ़ चुके हैं, कलिंग राज, कमल राज और रत्नदेव प्रथम। तो इसके बाद हम लोगों ने जो शासन इनके बाद जो शासक करते उसका नाम है पृथ्वीदेव प्रथम। तो आज हम लोग पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि इनकी राजधानी क्या थी, इन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए, क्या क्या इनके जो शासनकाल में इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट आते हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए और धीरे धीरे करके हम लोग ये सीरीज़ को और आगे बढ़ाएंगे और बहुत से जल्द छत्तीसगढ़ का सिलेबस ख़त्म करके दिया जाएगा, ठीक है। और कुछ भी सुझाव या कुछ भी आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इनकी ज़रूरत है। मैं नहीं बोलता कि, क्योंकि आज के डेट में ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों के पास कंटेंट नहीं मिलते हैं और उन लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ये सिर्फ एक पहल के थ्रू ये वीडियो सीरीज़ चलाई जा रही है, तो इस पहल में अपना साथ दें और सपोर्ट करें ताकि हम और अच्छा आपके लिए काम करने के लिए प्रेरित हो सके, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में। पृथ्वीदेव प्रथम की क्या क्या जानकारी हमको प्राप्त होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में हमको क्या क्या जानकारी मिलती, ठीक है। तो जो पृथ्वीदेव प्रथम है, ठीक है, इनके राज्यकाल की जानकारी हमको कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है। तो इनके जो राज्यकाल की जानकारी हमको इनके जो राज्यकाल की जानकारी हमको 3 अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है। कितने अभिलेख से प्राप्त होती है? 3 अभिलेख से प्राप्त होती थी। इसमें पहला कौन सा है? आमोदा है। दूसरा कौन सा? रायपुर अभिलेख है। फिर कौन सा? लाफा से प्राप्त होता है, ठीक है। आमोदा ताम्रपत्र से जो आमोदा का जो ताम्रपत्र मिला है उनमें जो पृथ्वीदेव प्रथम है उनको 21,000 गांव का स्वामी कहा गया है, ठीक है। कितने गांव का स्वामी कहा गया है? तो 21,000 गांव का स्वामी कहा गया है, ठीक है। 21,000 गांव का स्वामी कहा गया है। किसको कहा गया? पृथ्वीदेव प्रथम को कहा गया, ठीक है। और इनकी जो कुछ उपाधि थी, और आप लोगों को मैं बता दूं कि उपाधि से क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है। और कुछ जो शासक रहेंगे वो सेम उपाधि भी धारण करेंगे, तो उस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जो वीडियो में है पूरा आपको डिटेल में बताया जा रहा है, ठीक है। आपके मेंस तक के क्वेश्चन सॉल्व होंगे इससे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि उपाधि में क्या क्या उनकी उपाधि मिली है, ठीक है। उपाधि में इनको क्या बोलते हैं? इनकी एक उपाधि थी सकल कौशलाधिपति, ठीक है, और प्रचंड कौशलाधिपति। क्या क्या थी? सकल कौशलाधिपति और क्या उपाधि थी? प्रचंड कौशलाधिपति। और मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा, जो पांडु वंश के जो शासक थे, जो सिरपुर के जो पांडु वंश के शासक थे, कौन थे? तिवरदेव ने भी यह उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो मैंने इसको किनारे में नोट कर दिया है ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। और ध्यान रखिएगा और निरंतर और अपना नोट तो खुद से बनाते जाइएगा, क्योंकि अगर आप लोग खुद से मेहनत नहीं करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और ये जो कंटेंट है, ये जो नोट्स है, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करूँगा जब ये सीरीज़ ख़त्म होगी, ठीक है। तो लोगों को जोड़िए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए ताकि हम लोग आपके लिए और अच्छा काम कर सकें, ठीक है। और धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट के वीडियो सीरीज स्टार्ट की जाएगी, ठीक है।
तो इनकी क्या क्या उपाधि थी, तो इनकी उपाधि क्या थी, सकल कौशलाधिपति और प्रचंड कौशलाधिपति। ठीक है, इनकी जो पृथ्वीदेव प्रथम की दो उपाधि थी, सकल कौशलाधिपति और प्रचंड कौशलाधिपति। ठीक है, और पांडु वंश के शासक जो तीवर देव थे, इन्होंने भी ये उपाधि धारण की थी। अभी देखते हैं इन्होंने क्या क्या निर्माण करवाए थे। निर्माण कार्य में इनका क्या क्या है, निर्माण कार्य में इन्होंने रतनपुर का जो विशाल तालाब है, ठीक है, जो रतनपुर का जो विशाल तालाब का निर्माण इन्होंने करवाया, रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण करवाया। और तुम्मान में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। और ये जो जानकारी हमको प्राप्त होती, कहाँ से प्राप्त होती, आमोदा ताम्रपत्र से जानकारी प्राप्त होती है। तुम्मान के जो पृथ्वी देवेश्वर का जो मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो पृथ्वी देव प्रथम ने करवाया था। और ये जानकारी हमको किससे प्राप्त होती है, तो आमोदा ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। ठीक है, आमोदा ताम्रपत्र से प्राप्त होती। ठीक है, और तुम्मान के बकेश्वर मंदिर के 4 खंभों वाला, ठीक है, तुम्मान का जो बकेश्वर मंदिर है उसमें 4 खंभों वाला, मतलब एक तो 4 तो पिलर होगा या कुछ खंभा टाइप का होगा, उसमें उसका निर्माण किसने करवाया, तो पृथ्वीदेव प्रथम ने करवाया। ठीक है, और यहाँ पे एक बात मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि इसमें क्या नोट करने वाले, अगर सिर्फ तुम्मान के बकेश्वर मंदिर बोले तो किसने बनवाया था, रत्नदेव प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, तुम्मान का अगर सिर्फ बकेश्वर मंदिर बोला तो रत्नदेव प्रथम ने बनाया था। अगर तुम्मान के बकेश्वर मंदिर के 4 खंभों वाला मंडप बोले तो किसने बनवाया था, तो पृथ्वीदेव प्रथम ने बनवाया था। बोलते हैं ना कि अगर मैं एक काम किया हूँ, सपोज मान लो अगर ये एक मंदिर है तो इस मंदिर का निर्माण कौन करवाया, रत्नदेव ने करवाया। ठीक है, रत्नदेव ने करवाया। ठीक है, रत्नदेव ने करवाया। और इसमें 4 खंभा लगा दिए, 1 2 3 4 तो खंभा लगा दिया, तो इसमें ये किसने बनवाया, तो पृथ्वीदेव प्रथम ने बनवाया। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम ने बनवाया। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। तुम्मान के जो बकेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, रत्नदेव प्रथम ने करवाया। और तुम्मान के बकेश्वर मंदिर में 4 खंभों वाला का निर्माण किसने करवाया, तो पृथ्वीदेव प्रथम ने करवाया। इस चीज़ में बहुत लोग को डाउट रहता है, तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया, तो चैतुरगढ़ का, और इन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया, तो चैतुरगढ़ के लाफागढ़ के किले का निर्माण करवाया। क्या निर्माण करवाया, चैतुरगढ़ के लाफागढ़ के किले का निर्माण करवाया। और इसके जो ये जो किला है, इसमें 4 प्रकार के प्रवेश द्वार थे। ठीक है, तो पहला का क्या नाम था, मेनका दरवाजा पहला का क्या नाम था, मेनका दरवाजा। दूसरे का क्या नाम था, सिंह दरवाजा। तीसरे का क्या नाम था, हुकारा दरवाजा। चौथे का क्या नाम था, शंकर खोल की गुफा। ठीक है, शंकर खोल की गुफा याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इसमें कौन सा चैतुरगढ़ के किले का प्रवेश द्वार नहीं है, तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कौन कौन सा है। तो पहला कौन सा, मेनका दरवाजा, सिंह दरवाजा, हुकारा दरवाजा और शंकर खोल का गुफा द्वार। आप लोगों को ये जो 3 दरवाजे का नाम आपको हर किसी बुक में मिल जाएगा, लेकिन चौथा दरवाजा का नाम बहुत कम बुक में देखने को मिलता है, तो आप लोग अपने बुक को अपडेट कर लें। ठीक है, शंकर खोल के गुफा का द्वार किसने बनवाया, शंकर खोल का गुफा का द्वार, और मेनका दरवाजा, सिंह दरवाजा और हुकारा दरवाजा। ठीक है, ये किसका मतलब प्रवेश द्वार था, तो चैतुरगढ़ के किले का प्रवेश द्वार था। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और इनके मंत्री कौन थे, इनके मंत्री थे विग्रहराज और सोनदेव थे। इनके जो पृथ्वीदेव प्रथम थे उनके मंत्री भी थे। तो कौन कौन मंत्री थे, विग्रहराज थे और सोनदेव इनके मंत्री थे। ठीक है, सोनदेव इनके मंत्री थे। और इसमें और क्या क्या जानकारी हमको मिलती, पृथ्वीदेव के संदर्भ में इनके जो सामंत थे, जयदेव ने डांडोर तथा देवसिन्हा ने कोरोमंडल जीता। ठीक, इनके सामंत जो थे जयदेव थे। ठीक है, इनके जो सामंत कौन थे, जयदेव थे और डांडोर थे। ठीक है, डांडोर थे, और देवसिन्हा ने कोरोमंडल का क्षेत्र जीता था। ठीक है, कोरोमंडल का क्षेत्र जीता था, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, कोरोमंडल का क्षेत्र जीता था। और इनके संदर्भ में और इनके अन्य नाम क्या थे, महामंडलेश्वर था और पंच महाशब्द इनके अन्य नाम थे। अब हम लोग देखते हैं जो चैतुरगढ़ का जो किला, इसके संदर्भ में अपने को क्या क्या जानकारी मिलती है। जो चैतुरगढ़ का किला यह मैकल पर्वत की उच्चतम चोटी में से एक है। ठीक है, जो चैतुरगढ़ का जो किला है वो मैकल पर्वत की उच्चतम चोटी में से एक चोटी माना जाता है। और जो चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ के
चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी कहा जाता है। और इस पहाड़ी से जटाशंकर नदी निकलती है, ठीक है। और इसी पहाड़ी से जटाशंकर नदी निकलती है। और चैतुरगढ़ किले के 4 द्वार है। कौन कौन से द्वार है? पहला मेनका दरवाजा, दूसरा सिंह दरवाजा, तीसरा हुकारा दरवाजा और चौथा शंकर खोल के गुफा का द्वार था, ठीक है। और इनका विवाह राजअल्लाह से इनका जो विवाह हुआ था किसका? पृथ्वीदेव प्रथम का विवाह हुआ था। राजअल्लाह से विवाह किया था, जिससे उसे जाजल देव का जन्म हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद इनके उत्तराधिकारी कौन बनते? इनके पुत्र जाजल देव प्रथम। इनका शासनकाल कब से कब तक है? जाजल देव प्रथम 1095 से लेके 1095 से लेके 1120 तक है। और आप लोग को मैं बता दूं, जितने भी शासक है इनका सबका शासन का क्रम आपको नाम में याद होना चाहिए, ठीक है। शासन का जो क्रम है इनका नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में शासकों का क्रम अनुसार जमाने के लिए क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो जाजल देव प्रथम को इस वंश का जो रतनपुर के जो कलचुरी वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। किसको माना जाता है? जाजल देव प्रथम को, ठीक है। और इनके जो समकालीन शासक थे, इनके समकालीन शासक कौन थे? तो कन्याकुब्ज का शासक महवाल का राजा गोविंद चंद्र संभवतः जाजल देव का समकालीन शासक था। कौन था? राजा गोविंद चंद्र, ठीक है। राजा गोविंद चंद्र इनका समकालीन शासक था। ठीक है। जो गोविंद चंद्र था इनका संभवतः समकालीन शासक था। और इन जाजल देव के जो सिक्के थे इनके सिक्के पर चंदेलों के सिक्के के समान ही हनुमान जी की आकृति बनी हुई। तो जो क्वेश्चन में पूछ सकता है किस कलचुरी शासक के सिक्के में हनुमान जी की आकृति थी, तो जाजल देव प्रथम के सिक्के पे हनुमान जी की आकृति बनी हुई थी। और आप लोग को मैं एक बात ये बताना चाहूँगा कि इसने पहली बार स्वर्ण के सिक्के चलाए थे। जो सोने के सिक्के चलाने वाले कलचुरी साम्राज्य कौन थे छत्तीसगढ़ में? तो जाजल देव प्रथम थे, ठीक है। स्वर्ण के सिक्के चलाए थे। और इस सिक्के पर मज जाजल देव एवं गज शार्दुल अंकित करवाया था। गज शार्दुल का मतलब क्या होता है? हाथियों का शिकार करने वाला, ठीक है। गज शार्दुल चित्रित करवाया था, इसका मतलब क्या होता है? हाथियों का शिकार करने वाला, ठीक है। और इन्होंने नगर बसाया, इन्होंने जांजगीर नगर बसाया। यहाँ प्रतिवर्ष जाजल्य महाउत्सव किया जाता है, ठीक है। जाजल्यपुर ये जांजगीर नगर बसाया है, जहाँ पर प्रतिवर्ष जाजल्य महाउत्सव का आयोजित किया जाता है, ठीक है। और इनका निर्माण क्या था? इन्होंने जांजगीर में विष्णु मंदिर, जिसको अभी वर्तमान में नटका मंदिर भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तथा भीमा तालाब भी बनवाया था, ठीक है। जो जाजल देव प्रथम थे, विष्णु मंदिर या नटका मंदिर तथा भीमा तालाब भी बनवाया था, ठीक है। इनका विवाह किससे हुआ था? इनका विवाह लाछल्ला से हुआ था, ठीक है। लाछल्ला से हुआ था, ठीक है। और जीर्णोद्धार मतलब मरम्मत का कार्य इन्होंने भी करवाया था। पाली के शिव मंदिर जो बाण वंश के शासक विक्रमादित्य ने जो बनाया था। पाली के शिव मंदिर जो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने जो निर्माण करवाया था, उसने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया तथा इस मंदिर के ऊपर श्री मज जाजल देव से कृति उत्कीर्ण करवाया था, ठीक है। श्री मज जाजल देव से कृति उत्कीर्ण करवाया था, जो आज भी अगर आप लोग जाएंगे देखने तो आप लोग को दिखेगा, ठीक है। और इनका विजय अभियान क्या था? जाजल देव ने चक्रकोट के छिंदक नागवंशी सोमेश्वर को दंड के उद्देश्य उनकी राजधानी को जला दिया था, ठीक है। जो जाजल देव जो प्रथम थे, उन्होंने चक्रकोट के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर को दंड के उद्देश्य से उनकी राजधानी को जला दिया था, ठीक है। इनकी राजधानी को जला दिया था। अब आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है इनके पास अंदर में जानकारी। तथा बंदी बना लिया तथा उनकी माता गुंडा महादेवी के आग्रह पर उन्हें छोड़ दिया जाता है, ठीक है। छिंदक नागवंश जब आप लोग पढ़ेंगे तो अपने को और डिटेल में समझ में आएगा कि सोमेश्वर देव प्रथम कौन थे, छिंदक नागवंशी शासक थे, ठीक है। तो और उनकी माता कौन थी? गुंडा महादेवी थी, ठीक है। इनकी माता कौन थी? गुंडा महादेवी थी। इनकी माता कौन थी? गुंडा महादेवी के आग्रह पर उन्हें छोड़ दिया। यह जानकारी किससे प्राप्त होता है? तो कुरुषपाल शिलालेख से प्राप्त होता है, ठीक है। यह जानकारी किससे प्राप्त होता है? तो कुरुषपाल शिलालेख से प्राप्त होता है। क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो जाजल देव ने चक्रकोट के छिंदक नागवंशी राजा को पराजित किया,
तथा उनको दंड के उद्देश्य उनकी राजधानी को जला दिया तथा बंदी बनाया, लेकिन उनकी माता गुंडा महादेवी के आग्रह पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। यह जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है, तो कुरुषपाल शिलालेख से ज्ञात होता है। ठीक है। और फिर इसके बाद और इनका क्या क्या विजय अभियान था, उड़ीसा पर आक्रमण कर स्वर्णपुर के राजा भुजबल को पराजित किया। तो जो स्वर्णपुर के राजा भुजबल को किसने पराजित किया था, तो जाजल देव प्रथम ने पराजित किया था भुजबल को। ठीक है। और इनके संदर्भ में एक और विजय अभियान मिलती है कवर्धा के फनी नागवंश। जो कवर्धा के जो फनी नागवंश शासक थे उसके ये इन्हीं के अधीन करते हैं। फनी नागवंश के शासक का नोट्स बन गया है, बस जैसे ही कलचुड़ी वंश खत्म होगा तो मैं एक वीडियो में फनी नागवंश को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है। एक ही वीडियो का लेक्चर, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर इनके बारे में विशेष क्या जानकारी मिलती है, इनके बारे में विशेष ये जानकारी मिलती है कि लास्ट टाइम ये एक तो मकरध्वज नामक उनके दरबार में एक योगी था, वो उनके साथ गए, फिर आज तक कभी वापस ही नहीं आए। ठीक है। आज तक कभी वापस ही नहीं आए और बस ये जानकारी मिलती है। कहीं मतलब उनका अंत हो गया होगा, ये मृत्यु हो गई होगी। फिर इनके बाद इनके उत्तराधिकारी कौन बोलते, रत्नदेव तृतीय बनते। इनका जो आगे का नोट्स बन चुका है और जो वीडियो मैं बनाऊंगा अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा खींचने से बहुत लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि 20 मिनट के वीडियो में ही कंटेंट को ख़त्म करके दिया जाए। ठीक है। और मैं आप लोगों को बता जाना, अगर मैं इसको लिख के बताऊँगा तो 1.5 से 2 घंटे की क्लास जाएगी, इसलिए मैं पहले से लिख के आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे, मेरा भी बचे और आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी हो। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को कॉर्पोरेट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, तो उस हिसाब से हम लोग आपके लिए और अच्छा काम करेंगे। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जैसे ही इसके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मैं आप लोगों को दूसरे सब्जेक्ट भी फ्री में पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है। आप लोगों को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।